हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9 AM और 9 PM पर यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी के PYQ MCQ क्वेश्चन के रूप में जो है टेस्ट कराए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की जो है PYQs क्वेश्चन, तो उसका आज हम आखिरी पार्ट देखेंगे, अर्थात 100 से 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा एक नव प्रकारवाद की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? बहुआयामी है, प्रजातांत्रिक भी विश्लेषण नव प्रकारवाद की प्रवृत्ति में आता है, सरल विश्लेषण और संघर्ष के प्रति अभिस्थापन, तो डी भी नव प्रकारवाद में शामिल किया जाता है, जबकि सरल विश्लेषण जो है नव प्रकारवाद में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है लेवी स्ट्रास द्वारा धारित मूल संरचना की मृत्यु हो गई है। किसने कहा कि लेवी स्ट्रास द्वारा जो संरचना की बात की गई है मस्तिष्क के बारे में, उसकी मृत्यु हो गई है? तो कुर्जवेल, मिशेल फुको, क्लूस खान, गॉड लिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कुर्जवेल हैं, जिन्होंने लेवी स्ट्रास की आलोचना करते हुए कहा कि लेवी स्ट्रास जो धारित मूल संरचनावाद है उसकी मृत्यु हो चुकी है। नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? आधुनिक समाज, नगर समाज, उत्तर आधुनिक समाज या जटिल समाज? तो नव संरचनावाद का जो मुख्य विषय रहा है वह उत्तर आधुनिक समाज का अध्ययन रहा है। अगला है मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी मार्क्सवाद एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ है? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में? तो इन सब का विकास जो हुआ था प्रारंभ, वह फ्रांस में हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बनाती है, तथापि वह क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? शांति, विभेद, तर्क या इच्छा? तो किस उत्तराधुनिकियों का सोचना है कि यह कोई एकता का विषय नहीं होता है कि दुनिया को बनाती है, तथापि वह क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? तो दुनिया के हृदय में विभेद और असमानता का भाव है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर द्वारा प्रकाशित की गई है? क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, नियो फंक्शनलिज्म आफ्टर मार्क्सिज्म या फंक्शन थियरीज? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर जो है यह जेफ्री अलेक्जेंडर की जो है पुस्तक है। अगला है नव प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया था। मर्टन के प्रकारवाद की आलोचना करके लिए, संरचनात्मक प्रकारवाद के सिद्धांत को सीमित करने के लिए, अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए, और एक व्यवस्था के प्रकारों को समझने के लिए। तो आयोग द्वारा इसका जो है हटा दिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक आंसर होंगे। एक तो नव प्रकारवाद में मर्टन की आलोचना भी की गई है, दूसरा इसका संश्लेषित आधार भी प्रस्तुत किया गया है। तो यह दोनों हमारे जो है राइट आंसर हैं, इसलिए आयोग द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। अगला है रामपुरा गांव पर किसने अध्ययन किया है? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, ए.आर. देसाई ने, डी.पी. मुखर्जी ने? तो रामपुरा गांव आप लोग जानते ही हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने इसका अध्ययन किया है। नव प्रकारवाद पार्सन्स के परंपरागत दबाव में किसको स्वीकार नहीं करता है? व्यक्तित्व को, बृहत प्रक्रिया को, संस्कृति को, सामाजिक व्यवस्था को? तो परंपरागत दबाव में या बृहत क्रिया को जो है स्वीकार नहीं करते हैं,
इन्होंने कहा जो परंपरागत दबाव होते हैं वह लघु क्रिया होती है या सूक्ष्म क्रिया। अगला है प्रभु जाति की अवधारणा दी गई है। डेविड हार्डीमैन, इरावती कर्वे, एन.के. बोस या एम.एन. श्रीनिवास। तो प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। और प्रभु व्यक्ति की बात हो जाए तो प्रभु व्यक्ति की बात करते हैं एस.सी. दुबे, जिन्होंने श्रीनिवास की प्रभु जाति की आलोचना करते कहा कि प्रभु जाति न होकर प्रभु व्यक्ति होते हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इमाइल दुर्खीम ने या टालकट पार्सन्स ने। तो अलेक्जेंडर मानते हैं कि प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण का प्रस्ताव मैक्स वेबर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है निम्न में से राल्फ डेहरनडॉर्फ की रचना कौन सी है? द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास इकोनॉमिक सोसाइटी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पुस्तक है राल्फ डेहरनडॉर्फ की है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस जो पुस्तक है यह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। द थियरी ऑफ लीजर क्लास जो है यह थर्स्टिन वेवलन की है। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है। और चारों पुस्तक पूछी जाती है हर एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है राल्फ डेहरनडॉर्फ में किस देश में जो है पैदा हुए हैं? फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में या इटली में? तो डेहरनडॉर्फ जो है जर्मनी में इनका जो है जन्म हुआ था और यह कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित भी थे। इन्होंने कार्ल मार्क्स की तरह ही वर्ग संघर्ष नहीं, द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। और द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का जो इन्होंने प्रयोग किया है वह सत्ता के संदर्भ में किया है। डेहरनडॉर्फ ने अपने सिद्धांत के विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सत्ता, अलगाव, आधारभूत संरचना, अधिसंरचना। तो इन्होंने सत्ता की जो है प्रयोग की है। सत्ता के आधार पर इन्होंने कहा सत्ता के आधार पर जो है समाज में पाए जाते हैं शासक वर्ग, शासित वर्ग। जिनके पास सत्ता होती है उनका प्रभुत्व होता है और सत्ता वर्ग और गैर सत्ता वर्ग के बीच क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। अगला है लेविस कोजर ने संघर्ष के भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। संरचनात्मक पहलू, सत्तात्मक पहलू, प्रकार्यात्मक पहलू या प्रतिमानात्मक पहलू। तो लेविस कोजर ने प्रकार्यात्मक पहलू की चर्चा की है संघर्ष के। इनके अलावा जॉर्ज सिमेल भी जो है संघर्ष के प्रकार्यात्मकता की पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। पुस्तक किसकी है? स्टीफन एंड फिलिप, रसेल एपकॉफ, जाबर्ग एंड नेट सावर एवं फ्रीडेल। तो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च जो पुस्तक है रसेल एपकॉफ की पुस्तक है। भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई या एन.के. बोस। तो सोशल टेंशन इन इंडिया या भारत में सामाजिक तनाव की बात जी.एस. घुरिये ने की है। अगला है लुईस अल्थ्यूजर ने अपने योगदान के मानते हुए किया है। तो वह योगदान क्या है? मार्क्स के कार्य का सही पठन, मार्क्स के कार्य की आलोचना, मार्क्स में संघर्ष का सिद्धांत और मार्क्स के प्रकार। तो लुईस अल्थ्यूजर ने मार्क्स के कार्य का सही पठन किया और अल्थ्यूजर का जो मुख्यतः कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने मार्क्स की दो पीढ़ियों की चर्चा की है, एक युवा मार्क्स और एक परिपक्व मार्क्स की इन्होंने चर्चा की है। और इन्होंने आधुनिक मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संघर्ष के सिद्धांतों को प्रयोग करने लायक जो है मार्क्स के सिद्धांत का संशोधन किया है। अल्थ्यूजर को नव मार्क्सवादी भी माना जाता है। इनके अलावा जुर्गेन हैबरमास है जिन्होंने मार्क्स की आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया है। अगला है सही क्रम में मिलान कीजिए।
तो सांस्कृतिक विविधता या कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं आपने डीपी मुखर्जी जी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। पवित्रता और प्रदूषण की बात करते हैं लुईस ड्यूमो। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं ए आर देसाई। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा 1। अगला है नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है? ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एन के बोस। तो नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन डीपी मुखर्जी जी करते हैं। अगला है अल्फ्रेड शुट्ज का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है? मैक्स वेबर की आलोचना से, जॉर्ज सत्यायना की आलोचना से, एडमंड हर्सेल की आलोचना से। तो हम यहाँ राइट दे रहे हैं, चौथा विकल्प भी बता दें, कार्ल मार्क्स की आलोचना से। तो अल्फ्रेड शुट्ज जो है सर्वप्रथम मार्क्स की आलोचना से अपने कार्य या प्रघटना को प्रारंभ करते हैं। सॉरी, मैक्स वेबर की आलोचना से जो है प्रघटना शास्त्र की जो है आरंभ करते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है इसका जो है आयोग द्वारा आंसर जो है गलत दिया गया है। इन्होंने जो है प्रघटना शास्त्र के संदर्भ में जिसकी आलोचना की है वह एडमंड हुर्सल है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। अगला है शुट्ज के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा कितनी मौलिक विशेषताओं पर परिभाषित किया गया है? 4, 6, 8 या 10। तो इन्होंने लाइफ वर्ड की 6 विशेषताओं की चर्चा की है। अगला है प्रोफेसर ए एम शाह समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित है? बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता या दिल्ली। तो एम ए शाह जो है वह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। अगला है शुट्ज के सामाजिक यथार्थ के 4 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है अमूर्तता पर, आनुभविकता पर, ऐतिहासिकता पर, तार्किकता पर। तो अल्फ्रेड शुट्ज जो बात करते हैं सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं वह इन्होंने आनुभविकता पर बात की है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगला है अल्फ्रेड शुट्ज ने निम्न में से किसको लिखा है? अर्थात उनकी पुस्तक कौन है? फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्योर फिनोमिनोलॉजी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। जो पुस्तक है वह अल्फ्रेड शुट्ज द्वारा लिखी गई है। और द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी भी पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है बर्जर और लकमैन की। और फिनोमिनोलॉजी द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो है हीगल से संबंधित पुस्तक है। अगला है हेराल्ड गारफिंकल ने कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, फिर भी निम्न में से एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है, वह कौन है? अर्थात किनसे हेराल्ड गारफिंकल प्रभावित नहीं थे? अल्फ्रेड शुट्ज से, एडमंड हुर्सल से, आर के मर्टन से, तालगट पार्सन से। तो गारफिंकल जो है वह आर के मर्टन से जो है प्रभावित नहीं थे। बाकी उन्होंने अल्फ्रेड शुट्ज को पढ़ा, हुर्सल को पढ़ा, तालगट पार्सन्स को भी पढ़ा है। अगला है एसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, मतलब एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म जो है इंडिविजुअलिज्म जो है पुस्तक किसने लिखी है? अंबेडकर ने, डीपी मुखर्जी ने, लुईस ड्यूमो ने या एन के बोस ने। तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह लुईस ड्यूमो के द्वारा लिखी गई है, एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म। अगला हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार एथडो मेथडो को समझने के लिए 2 मुख्य अवधारणाएं हैं, वे हैं उत्तेजना और प्रत्युत्तर, चेतना और वास्तविकता, सार और अंतर व्यक्तिनिष्ठता, चिंतन और विवरण। तो इन्होंने कहा कि एथडो मेथडोलॉजी को समझना है
तो दो अवधारणाओं को समझना होगा, चिंतनशीलता और विवरण। अगला है, कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है? अनुक्रमणिका, प्राकृतिक भाषा, वार्तालाप विश्लेषण, भाषा विज्ञान। तो अनुक्रमणिकता जो होता है यह बताता है कि प्रत्येक वाक्यों का अर्थ विभिन्न विभिन्न संदर्भों में अलग होता है। किसने आधुनिकता को उन्नत व्यवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है? डेविड फ्रीबी, गिडिंग्स, फूको, जैक्स दरिडा। तो यह गिडिंग्स है। यह भी गिडिंग्स से संबंधित क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, जो कि कई एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। अगला है, कौन सा सिद्धांत अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों और सामाजिक संबंधों को केंद्रित किया जाता है? तो कौन से सिद्धांत में इन सब तथ्यों को केंद्रित किया जाता है कि इंटरेक्शन भी हो, सोशल एक्शन भी हो, उनके प्रतिमान एवं मूल्य हो और रिलेशनशिप बनता हो? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, जिनमें यह तीनों गुण पाए जाते हैं, तीनों को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। अगला है, जीएच मीड ने अपने समाज को क्या कहा है? सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, द फिलॉसफी ऑफ माइंड। द सोशल साइकोलॉजी को कहा है इन्होंने अपने समाजशास्त्र को, द सोशल साइकोलॉजी कहा है। समग्र भाग व्यक्ति से पहले है, न कि भागों में के अर्थ में समग्र है। यह किसका कथन है? सीएच कुले, जेम्स मार्क बाबली, जीएच मीड और इरविन गॉफमैन। तो जीएच मीड का कथन है कि समग्र अर्थात समाज, भाग अर्थात व्यक्ति से पहले है, मतलब समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। इन्होंने कहा पहले समाज होगा, समाज रहेगा तभी व्यक्ति होगा। तो यह जीएच मीड का कथन है। अगला है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? गुडेम हार्ट, पीवी यंग, लुंडबर्ग या सीआर कोठारी। तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च जो पुस्तक लिखी गई है वह पीवी यंग के द्वारा लिखी गई है। अगला है, मीड के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है। जिसका उत्तर कौन दे सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य, समस्त जीव। तो मनुष्य को इन्होंने कहा कि मनुष्य है जो कि प्रतीकों का प्रयोग करता है और हर प्रत्येक प्रतीक का क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है और इसका जो प्रत्युत्तर देने वाले व्यक्ति होते हैं वह भी मनुष्य होते हैं। अर्थात जब इंटरेक्शन अंतःक्रियाएं होती हैं तो वह प्रतीकों के माध्यम से ही होती हैं, जो प्रतीकों को समान अर्थ में समझते हैं। अगला है, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहती है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्टता परिभाषा तथा व्यक्तियों को आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान हो, कुर्सी हो, विचार हो। वह प्रतीक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा? जीएच मीड ने, मम्फोर्ड कुहन ने, सीएच कुले ने, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने। इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहती है, किसी वस्तु या व्यक्ति का अर्थ उस सीमा तक रहती है जब उस विशेष वस्तु को क्या है? परिभाषित किया जाता है विशिष्ट रूप से और जिसमें व्यक्तियों के एक समूह की सहमति हो, चाहे वह कुछ भी हो, चट्टान हो, कुर्सी हो, विचार हो। जब समाज या समूह की सहमति मिलती है तभी हम उसका प्रयोग करते हैं या उस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में इसने किसने कहा है? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इरविन गॉफमैन का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ, हर्बर्ट ब्लूमर शिकागो संप्रदाय के साथ, कुहन हिगेलियन संप्रदाय के साथ, जीएच मीड आयोवा संप्रदाय के पास। तो हर्बर्ट ब्लूमर जो है शिकागो संप्रदाय के साथ यह जोड़ा सही है। इनके अलावा कुहन भी जो है शिकागो संप्रदाय से ही संबंधित है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से अल्थ्यूजर हो गए, हर्बेमास हो गए, तो कई विचारक फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से हैं। शिकागो संप्रदाय को प्रमुखतः नगरों के अध्ययन के लिए जाना जाता है, जबकि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को आलोचनात्मक अध्ययन के लिए जाना जाता
कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ब्लूमर, एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शूट्स, बर्जर। तो यहाँ राइट आंसर जो है ए दिया है ब्लूमर। ब्लूमर मुख्यतः प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए। हाँ। नारीवादी नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं हैं जो अप्रासंगिक को हटाइए। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य से नहीं जुड़ा हुआ है? नारीत्व, नारीयता, नारीवाद या नारी बनाना। तो नारी बनाना बिल्कुल जो है गलत है। बाकी नारीत्व, नारीयता, नारीवाद ये सब जो है नारीवादी संबंधी परिप्रेक्ष्य है। अगला है, भारतीय नारीवादी लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? धार्मिक ग्रंथों से, आर्थिक विचारधारा से, पश्चिम की विचारधारा से, वैश्विक विचारधारा से। तो सर्वप्रथम जो है नारीवादी अध्ययन पश्चिमी विचारधारा में आया और उसी से प्रभावित होकर भारतीय नारीवादी जो है भारत में नारियों की समस्याओं को उठाना जो है प्रारंभ किया है। अगला है, फार मार्क्स पुस्तक किसने लिखी है? राल्फ डेहरनडॉर्फ ने, कोजर ने, चार्सिमेल ने, अल्थ्यूजर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस अल्थ्यूजर। फार मार्क्स में ही इन्होंने युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स की चर्चा की है। किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद के सिद्धांत को बौद्धिक किया है? बौद्धिक रूप या स्वरूप प्रदान किया है? तो क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद या प्रजातांत्रिक नारीवाद। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी नारीवादी जो है नारीवादी सिद्धांतों को बौद्धिक स्वरूप प्रदान करती है। अगला है, एंथनी गिडिंग्स का सिद्धांत दोहरेपन के सिद्धांत है अर्थात सिद्धांत पर केंद्रित है, वह क्या है? अर्थात इन्होंने जो दोहरेपन की, डुअलिटी की जगह डुअलिज्म की बात की है, वह क्या है? प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद, एजेंसी एवं संरचना, बृहद एवं सूक्ष्म, संरचना एवं संस्था। तो इन्होंने एजेंसी और संरचना की चर्चा की है। एजेंसी के रूप में इन्होंने कर्ता को देखा है। इन्होंने कहा व्यक्ति या कर्ता ही वह है जो संरचनाओं को बनाता और बिगाड़ता है। अगला है, गिडिंग्स का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है जब निम्न में से किसी एक का निर्माण होता है: व्यक्ति, अभ्यास, संरचना या चेतना। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति ही ऐसा है जो कि संरचना को बनाता है या बिगाड़ता है। तो व्यक्ति को इन्होंने संरचना और व्यक्ति में किसी को महत्व नहीं दिया है। ये भी चीज़ आपको कई बार एग्जाम में पूछा कि गिडिंग्स ने किसको महत्व दिया। तो इन्होंने दोनों को बराबर महत्व दिया है। इन्होंने कहा कि दोनों एक पारस्परिक हैं। व्यक्ति संरचना बनाता है और बिना संरचना के व्यक्ति भी नहीं होता है और बिना व्यक्ति के संरचना। तो इन्होंने दोनों को समान महत्व दिया। एक तरह से देख लीजिए तो या तो किसी को विशेष महत्व नहीं दिया है। इन्होंने ये जरूर बताया कि व्यक्ति है कि संरचना को बनाता और बिगाड़ता है। अगला है, संरचनाकरण के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, यह तो सही है। समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है, यह भी कथन सही है। संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों से होती है, यह भी कथन सही है। सामाजिक प्रघटना में संरचना बनाने की कोई क्षमता नहीं होती है, तो यह कथन गलत है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डी। अगला है, मत पूछो मैं कौन हूं और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, यह किसने कहा है? एंथनी गिडिंग्स ने, जैक्स डेरिडा ने, मिशेल फुको ने या जीन बॉड्रिलार्ड। यह राइट आंसर हो जाएगा सी, फुको ने। अपने जो है पागलपन के सिद्धांत में इन्होंने इसकी चर्चा की है। मत पूछो मैं कौन हूं और मुझे वही बने रहने दो कि मत पूछो। अगला है, फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी उनमें से एक सम्मिलित नहीं है, अर्थात किसकी चर्चा फूको नहीं करते हैं? ज्ञान, इतिहास, विचार, वार्तालाप। तो ज्ञान की बात फूको करते हैं, विचार की बात करते हैं,
वार्तालाप की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने हिस्ट्री की चर्चा नहीं की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमें लगता है हर एग्जाम में यह पुस्तक पूछी ही जाती है, हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उठा लेंगे तो यह पुस्तक जरूर पूछी जाती है। कूले, फ्रायड, मीड या मर्टन? तो इसका राइट आंसर जो है मीड है। अगला है, जैक्स दरीदा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दरीदा के अनुसार मस्तिष्क, स्व, भाषा, समाज। तो इन्होंने भाषा पर जो है अपनी चर्चा की है कि इन्होंने भाषा विखंडन से संबंधित होता है, इसकी बात कही है। अगला है, विखंडन का अर्थ मूल पाठ और पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन से है। यह निम्न प्रकार से समझाया गया है, लेकिन इनमें से एक दरीदा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। तो इसमें से कौन सा जो है दरीदा का दृष्टिकोण नहीं है? मूल पाठ सत्य नहीं होता, यह सही है। मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें, तो इसकी चर्चा नहीं की है इन्होंने। मूल पाठ को सत्य को खारिज करें, यह की है, क्योंकि आलोचनात्मक अध्ययन से है। और पाठ के सत्य को विखंडित कर दें, यह भी चर्चा की है। तो इन्होंने जो है मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें यह कथन नहीं बताया है। इन्होंने कहा कि मूल पाठ को उस रूप में हमें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उसका खंडन या विखंडन करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।